कम लागत है, 10,000 रुपये 12,000 वो लगाई मैंने। अभी वो पेड़ मेरे करीब 16-15 फल दे रहा है। 16-15 पिछला भी दिया था, 16-15 तक दे रहा है जी। और अब मैंने अभी इसमें एप्पल मिशन से और कीवी मिशन से ले रखी है। सरकार का मुझे बहुत सहयोग। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के गांव खाली हो रहे हैं, ग्रामीण आबादी में लगातार कमी आ रही है, यानी कि पलायन तेजी से बढ़ रहा है और ये सब रिवर्स माइग्रेशन के दावों के बावजूद हो रहा है। पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2025 तक 6,282 लोगों ने घर वापसी यानी कि रिवर्स माइग्रेशन किया है। बावजूद इसके उत्तराखंड के करीब 1,500 गाँव ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से खाली हो चुके हैं। चंपावत जिले में ही 27 ऐसे गांव हैं जहां एक भी व्यक्ति नहीं रहता है। पहाड़ की ये तस्वीर अकेले चंपावत जिले की ही नहीं है, बल्कि प्रदेश के 9 अन्य जिलों की भी है। सिर्फ मैदान के 2 जिले हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर पलायन से मुक्त हैं। पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी को पहाड़ में रोकने के लिए जरूरी है कि पलायन पर लगाम लगे, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। तो आखिर ये काम होगा कैसे? इसके लिए न केवल गांवों की ज़रूरत के हिसाब से योजनाएं बने, बल्कि उसके क्रियान्वयन में खाना पूरी न हो, बल्कि पूरी ईमानदारी हो। गांवों की बुनियादी ज़रूरतें सबको पता है। ग्राम पंचायत से लेकर प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत के नुमाइंदों को भी पेयजल की योजनाएं कागजों में न हो, गाँव की प्यास बुझे, बिजली के पोल और तार खड़े खड़े मुँह न चलाएं, बल्कि रात को सचमुच रोशन करें। मामूली सेहत के लिए लोगों को गांव से शहर की दौड़ न लगानी पड़े, कम से कम फर्स्ट एड की सुविधा तो गांव में ही मिले। उच्च शिक्षा के लिए गांव के लोग बेशक शहर आए, लेकिन ऐसा न हो कि प्राइमरी की पढ़ाई के लिए भी वे घर और गांव को छोड़ने को मजबूर हों। आज की अनिवार्यता बन चुके इंटरनेट नेटवर्क का लाभ गाँव के लोगों को भी मिले। इन सबसे ऊपर गाँव में स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों को सृजित करना होगा, तभी पलायन रोका जा सकेगा। हाँ, एक बात और, खेती, पशुपालन, सहकारिता और गांव की इकोनॉमी को गांव के नज़रिए से कैसे बढ़ाया जाए, इसकी अनदेखी न हो। कल 4 दिसंबर को पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष SS नेगी ने रिवर्स पलायन को प्रोत्साहित करने के लिए चंपावत में आयोजित ग्राम विकास सम्मेलन में शिरकत की। गाँव में क्या योजनाएं चल रही हैं, योजनाओं का ग्रामीण लाभ कैसे लें, उसके क्रियान्वयन में किस तरह की एहतियात बरती जाए, किस तरह से पलायन को रोका जाए और गांव से गए लोग वापस गांव में कैसे आए, इन तमाम मसलों पर मंथन हुआ। जिन लोगों ने रिवर्स पलायन किया, उनके अनुभवों को भी साझा किया गया। पलायन को रोकने के लिए आयोग क्या कर रहा है, खुद पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष SS नेगी की जुबानी आप भी सुनिए। नेगी साहब, उत्तराखंड का निर्माण 25 साल पहले जब हुआ था तो पलायन एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब निवारण आयोग भी बना है जो पलायन को रोकेगा, तो उत्तराखंड के आप कैसे देखते हैं कि पलायन कितनी गंभीर समस्या है, उसके निदान के लिए उसका किस तरह से निराकरण किया जा रहा है, क्या स्टेप्स उठाए जा रहे हैं? पहले कितने गाँवों में पलायन है जो रिपोर्ट रिसेंट आई थी, और समाधान क्या है? देखिए, उत्तराखंड की जो पलायन की समस्या है ये राज्य बनने से पहले की है, और इतिहासन इसको देखा जाता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हुई और ब्रिटिश ने हमारे पर राज करना शुरू किया, तो सरकारी नौकरियां खुली, पुलिस में, फौज में, तो लोगों ने गांव से जाना शुरू किया। पहले ये पलायन तब से चल रहा है। राज्य सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए पलायन निवारण आयोग बनाया 2017 के अंत में। उस समय आयोग ने ये जानकारी ली कि कितने गाँव से पलायन हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो ये पाया गया कि सभी गांवों में पलायन नहीं है, लेकिन ज़्यादातर गांव में से पलायन है। लोग प्रदेश से बाहर ज़्यादा जा रहे हैं। तो ये 2018 में सर्वे हुआ। फिर 22 में, जो आपने अभी बोला, हाल में एक रिपोर्ट आई है, 2022 में हमने फिर सर्वे किया, तो उसमें ये आया कि अब पलायन हो तो रहा है गाँव से, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में ज़्यादा हो रहा है। जैसे लोहाघाट से आसपास लोहाघाट के आ रहे हैं, है ना, और इधर चंपावत के आसपास के लोग चंपावत आ रहे हैं। जो मजबूरी का पलायन था वो काफ़ी कम हुआ है। प्रदेश के बाहर जो जा रहा है, अगर पढ़ा लिखा युवा जा रहा है तो जा रहा है, लेकिन जो मजबूरी में जा रहा था वो काफ़ी कम हुआ। और इधर पिछले 3-4 वर्षों में 2 चीज़ें उभर के आ रही हैं। एक तो लोग
काफ़ी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रह के स्वरोजगार कर रहे हैं, अपनी माटी से जुड़े हैं और काफ़ी लोग कोरोना के बाद लौटे हैं, रिवर्स पलायन करके आए हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। और ये लोग पहले बाहर थे, अब अपने गांव में रह के कर रहे हैं। और आज का जो ये कार्यक्रम है इसी कड़ी में एक है। हर जनपद में हम लोग जा रहे हैं, लगभग सभी जनपद कवर हो चुके हैं। अब पिथौरागढ़ और नैनीताल 2 जनपद में और जाना है, बाकी सब में हम जा चुके हैं। और ये जो लोग रिवर्स करके आए हैं इनसे चर्चाएं कर रहे हैं, बड़ी विस्तृत चर्चाएं कर रहे हैं, जिससे कि इनका अनुभव का हम लोग सरकार को भी ये पता चले कि ये क्या कर रहे हैं और इनके सुझाव क्या चाहिए। जैसे आज के कार्यक्रम में एक समस्या उभर के आई, जंगली जानवरों का प्रकोप, तो सरकार अब क्या योजना बनाएगी, कैसे होगा, उसका कुछ न कुछ समाधान होगा। तो आयोग का काम है कि जो जमीनी स्थिति है उसको शासन को उससे अवगत कराए। और आयोग के अध्यक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश में सारा कार्यक्रम चल रहा है। नेगी साहब, जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड के बहुत सारे ज़िले सीमा से लगे हुए हैं, उन ज़िलों के जो रिमोट के विलेज एरियाज हैं उनमें बहुत तेज़ी से पलायन हुआ है। तो उसके पलायन और अन्य रिमोट विलेजेस के पलायन को लेकर किस तरह से फ़र्क मतलब करने का कुछ है क्या? कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनी है कि दोनों जगह लोग फिर रिहेबिलेट हो? रिवर्स माइग्रेशन की आपने बात की, तो उसके लिए एक तो समस्या कितनी तीव्र है, कितनी सेंसिटिव है, और दूसरा ये है कि उसका समाधान किस किस स्तर पे किया जा रहा है? देखिए, जो हमारा इंडो चाइना बॉर्डर है, जो हमारा चीन के साथ बॉर्डर है, वो पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जनपदों का है ना। 4 विकासखंड जुड़े हैं, उस पर भी आयोग ने रिपोर्ट की है। वहाँ समस्या ज़्यादा गंभीर है। गंभीर इस प्रकार से है क्योंकि कुछ गांव तो 62 की लड़ाई में खाली कराए गए थे, एक रणनीति के तहत खाली कराए गए थे। अब वहाँ उन गाँव में लोग बहुत नहीं रहते या जनशून्य हो गए हैं। तो वाइब्रेंट विलेज का आपने सुना होगा, एक कार्यक्रम है, उसके तहत वहाँ जैसे नीलांग में है, जदांग में या होम स्टे वगैरह खोले जा रहे हैं। वो लोग भटवारी रहते हैं, है ना, उनको प्रेरित किया जा रहा है कि आप जो है अपना कार्य करें। तो जो ज़्यादा समस्या आपने बोला बॉर्डर क्षेत्रों में जो हमारा इंडो चाइना बॉर्डर है वहाँ ज़्यादा सेंसिटिव है। इस जनपद का नेपाल के साथ सीमा है, वहाँ उतना सेंसिटिव नहीं है जितना हमारा इंडो चाइना बॉर्डर है। एक जो दिक्कत है, जैसे 3 मैदान के जो ज़िले हैं और चौथा ज़िला नैनीताल, आधा मैदान आधा पहाड़ है, और इसके अलावा उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून है। तो पॉपुलेशन का एक संतुलन बिगड़ रहा है। उस तरफ डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, पहाड़ के 9 ज़िले बिल्कुल जो उनका एवरेज है वो घट रहा है। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर ये संतुलन बिगड़ता है कि पर्वतीय क्षेत्र खाली होते हैं, तो न केवल विकास में बल्कि राजनीतिक रूप से जब परिसीमन होगा उस पर भी इसका असर पड़ेगा, विधानसभा और क्षेत्र के हिसाब से खास तौर पर। तो उसको कैसे एड्रेस कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, पर्वतीय क्षेत्र में पूरे खाली तो खैर नहीं हुए हैं, ये धारणा गलत है। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही है कि जो हमारे मैदानी जनपद हैं, खासकर पूरा मैदानी जनपद है हरिद्वार और उधम सिंह नगर, आंशिक रूप से देहरादून और आंशिक रूप से नैनीताल, ये है ना। नैनीताल का कुछ मैदानी क्षेत्र है, देहरादून का भी कुछ मैदानी क्षेत्र है, देहरादून के पर्वतीय क्षेत्र भी हैं देहरादून जनपद में। यहाँ पर आबादी बढ़ गई है और यहाँ पर जो हमारी जीडीपी जिसको बोलते हैं, राज्य की जीडीपी का 75% इन क्षेत्रों से आ रहा है। और जो प्रति व्यक्ति आय भी है, हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय बनस्पत रुद्रप्रयाग की या बागेश्वर की, वो लगभग तिगुना है। तो वो एक चिंता का विषय है। आपने परिसीमन की बात करी, वो तो चलिए जब जनगणना होगी उसमें आंकड़े निकल के आएंगे, लेकिन आर्थिक रूप से ये एक चिंता का विषय है। इसीलिए सरकार अब पर्वतीय क्षेत्रों में फोकस कर रही है। और आपने देखा होगा पर्वतीय क्षेत्रों में अब जो एक माउंटेन डेवलपमेंट का जो मॉडल है, छोटे छोटे जो हमारे शहर हैं इनका विकास हो रहा है। लोहाघाट देख लीजिए, है ना, चंपावत देख लीजिए, और आप और भी छोटे छोटे शहर देख लीजिए, सब जगह विकास हो रहा है। आप उधर गढ़वाल में देख लीजिए, है ना, श्रीनगर हो गया, ये छोटे छोटे कस्बे, अगस्तमुनि हो गया, छोटे छोटे कस्बे, इनका शहरीकरण हो रहा है। और यही एक विकास की, माउंटेन डेवलपमेंट की यही एक परिकल्पना है। तो क्या 3 चीज़ निकल के आई, शिक्षा आपने बिल्कुल ठीक बोला, दूसरा एक स्वास्थ्य सुविधाएं भी, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में भी पलायन हो रहा है, और तीसरा जो है, जो
हमारा आजीविका के साधन है, मैं नौकरी नहीं बोलूँगा, नौकरी सबको नहीं मिल सकती, आजीविका के साधन की वजह से भी पलायन हो रहा था। अब धीरे धीरे कुछ उसका आयाम बदला है, मैं रुकेगा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ आयाम बदला है। लोग अब स्थानीय क्षेत्रों में ज़्यादा है ना, प्रदेश के बाहर अब थोड़ा सा कम हुआ। ये हमको पिछले 2018 और 22 के सर्वे में, और पूरा सर्वे, पूरा ये प्रदेश का सर्वे हुआ है, ऐसा नहीं है कि हमने कोई सैंपल कर दिया 10 गाँव का कर दिया, ऐसा नहीं है। हर ग्राम पंचायत में जाके सर्वे हुआ है, तो थोड़ा सा बदला है, पहाड़ में थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। निखिल साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि जो उत्तराखंड में इस समय कितने गांव ऐसे हैं जो खाली हैं पूरी तरह से और आंशिक तौर पर, खाली गांवों की संख्या और आंशिक तौर पर? देखिए, गांव जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके जो आंकड़े हैं उसमें 1068 गांव पूरे खाली थे, जनशून्य गांव उन्होंने बोले हैं। हमने जो सर्वे किया उसके बाद कुछ हमको ज़्यादातर तोक ज़्यादा मिले। पहाड़ में देखिए तोक ज़्यादा होते हैं, है ना। पूरे गांव तो अब उतने खाली नहीं है, 1500 के करीब होंगे, लेकिन तोक खाली हो जाता। तोक से क्या होता है ना, तो वो आके ऊपर रह रहा था, सड़क पे आ गया, पार्टी में आ गया, है ना, लोहाघाट आ गया, है ना, वो उस प्रकार का थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। और आंशिक रूप से लोग पलायन काफ़ी गाँव से किया है। ये हमारे लगभग 16,000 गाँव हैं, तो उसमें काफ़ी गाँव से। और पलायन देखिए, आपने बात की पहाड़ की, पलायन की समस्या मैदानी हरिद्वार में भी है, ऊधम सिंह नगर में भी है ना। ये है कि ये क्योंकि मैदानी जनपद हैं, तो वो हरिद्वार से गांव से आसपास अपने हरिद्वार के रुड़की चला जाएगा, हरिद्वार चला जाएगा। ऊधम सिंह नगर का है, जसपुर के आसपास है, जसपुर चला जाएगा, है ना, खटीमा चला जाएगा। तो वो गांव से लिंक नहीं तोड़ता है, क्योंकि थोड़ा सा भौगोलिक परिस्थिति वहाँ आसान है। पहाड़ में क्या होता है कि वो भौगोलिक परिस्थिति कई जगह, अब तो खैर सड़कें पहुँच गई, पहले सड़कें भी नहीं होती थी, लेकिन थोड़ा बदलाव तो आ रहा है। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है।